नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू की, जहां पर बिजली लगातार गुल है और पूरी तरह से आप देखिए अपडेट किस तरह से सामने आई है। जम्मू जिले के कई इलाकों में अभी भी बत्ती गुल है और रात भर की मुहिम में 26 फीडर यहां बहाल किए गए हैं और 10 स्टेशनों से बिजली का परिचालन हुआ है और मुलाजिमों और प्रशासन के बीच बातचीत का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। कल से ही लगातार बैठकों का दौर भी शुरू किया गया, मीटिंग्स का दौर शुरू किया गया, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने की वजह से कहीं न कहीं खामियाजा आम जनता को यहां पर भुगतना पड़ा, क्योंकि बिजली के कर्मचारी लगातार धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। और सबसे पहले ये समझिए कि आखिर क्या कुछ इन लोगों ने यहां पर मांगे रखी हुई है, क्यों यहां ये धरने प्रदर्शन पर चले गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक प्रस्तावित संयुक्त उपकरण को ठंडे बस्ते में डालना और उसके साथ ही यहां पर अनबिल्डिंग रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरा न करना और राजपत्रीय और साथ में अरापत्रीय स्तरों पर भी पूरी तरह से काम नहीं करना की वजह से यहां पूरा जो जिम्मा है वो देखा गया है। पूरी तरह से आप देखिए बिजली विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किस तरह से लामबंद होते हुए नजर आए, अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बिजली विकास विभाग के इंजीनियरों का नियमितीकरण और इन मांगों को पूरा करने के लिए यहां मनोज सिन्हा के साथ हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। एलजी के साथ मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उस बीच में यहां पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, जिसमें पूरी तरह से ये लोग अब लामबंद होते हुए देखे जा रहे हैं। कल डिवकॉम एडीजी की बैठक होती है, जिसमें अपनी सहमति यहां बनाने की कोशिश होती है। 2 बार बैठक की जाती है, लेकिन जब कोई भी परिणाम सामने नहीं आया तो रात के समय में, शाम के समय में एक बड़ा एक्शन डिवकॉम की तरफ से देखने को मिला, जहां पर सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए काम करने की कोशिश की। लेकिन 10 स्टेशनों से ही बिजली का परिचालन हो चुका और साथ ही साथ अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो अभी तक वहां पर बिजली बहाल नहीं हो पाई है, अभी भी बिजली गुल है। पूरी तरह से लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, हाहाकार यहां पर मचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर किस वजह से अब यहां आगे की बातचीत जो है वो टलती हुई नजर आएगी या फिर बातचीत पर सहमति बनेगी, इसी पर जानकारी भी लेंगे, क्योंकि जम्मू जिले के कई इलाकों में अभी भी बिजली बिल्कुल पूरी तरह से गुल है और रात भर से ही 26 फीडर सिर्फ बहाल किए गए थे। 26 फीडर से ही ये काम छोड़ा गया था और साथ ही साथ मुलाजिम और प्रशासन के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल देखा जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह आप देखिए 350 गांव को बिजली की आपूर्ति करने की बात कही गई थी, उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पूरी तरह से ये उम्मीद जो है वो विफल साबित होती हुई नजर आई। और रात के समय की अगर बात करें तो सेना की 237 इंजीनियर्स कोर ने यहां मोर्चा संभाला और मीरा साहिब के टाली मोड़ और गलेडनी के अलावा अन्य ग्रिड स्टेशनों पर मोर्चा संभालकर लोगों को बिजली की राहत मुहैया कराने की यहां पर कोशिश की गई। लेकिन अभी भी कई ऐसे रिसीविंग स्टेशन हैं, यहां पर काम चल रहा है। फॉल्ट जो है वो बताया गया है कि बिजली की वजह से काफी परेशानियां जो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं बिजली की तारों में कोई फॉल्ट है या फिर ग्रिड स्टेशन में ये फॉल्ट है। इस पर पूरी तरह निगरानी रखने की जरूरत थी कि आखिर कहां पर फॉल्ट है, किस वजह से हर जगह पर बिजली जो है वो फराहम नहीं करवाई गई है। तो इस पर जानकारी भी पूरी तरह से साझा करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि सरकार बिजली सप्लाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए यहां छात्रों की भी मदद लेगी आने वाले समय में, इस तरह से बात देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ है सूरत हाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां पर? पूरी तरह से वार्तालाप चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और पीडीडी विभाग के साथ। हालांकि पीडीडी विभाग के कर्मचारी अंदर मौजूद थे, डिस्कॉम यहां पर मौजूद थे, एडीजीपी यहां पर मौजूद थे, उनके साथ साथ बिजली विभाग के जितने सीनियर ऑफिसर यहां पर वार्तालाप हुई है। हालांकि जो अभी नतीजा जो है पूरी तरह से सामने नजर नहीं आया है। हालांकि बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी अंदर है। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर इस समय अंधेरे में डूबा हुआ आपको जरूर नजर आएगा और बातचीत करना चाहिए। हमने एडीजीपी जी से भी हमने बातचीत करना चाहिए और डिस्कॉम जी से भी बातचीत करना चाहिए। आपने देखा कि कल से ही वार्तालाप का जो है सिलसिला जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि अभी पूरी तरह से जो है कोई भी बातचीत जो है वो नतीजे में नहीं
मीटिंग होती है। अनिल, जिस तरह से कल पहले डिवकॉम ऑफिस के अंदर ये बैठक होनी थी, यहां पर मीटिंग होनी थी, लेकिन पूरी तरह से उसे बदल दिया गया। कैनाल रोड में जाकर एडीजीपी पहुंचे, वहां पर मीटिंग हुई, डिवकॉम वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ आपने देखा था कि किस तरह से मीटिंग का दौर वो शुरू किया गया, लेकिन सहमति नहीं बनने की वजह से खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला। लेकिन आज की जो बैठक है, क्या लगता है कि इस बैठक में किस तरह से सहमति बन सकती है? क्योंकि नियमितीकरण जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि अगर आप बिजली को प्राइवेट करते हैं तो सबसे पहले आपकी जॉब की सिक्योरिटी क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही शुरुआती तौर पर बताया कि आज भी वार्ता शुरू होनी थी और वार्ता शुरू हो चुकी हुई थी और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि वार्ता जो है इस समय खत्म हो चुकी है। हालांकि नतीजा जो है वो साफ तौर पर जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो पीडीडी विभाग के कर्मचारी है वो अभी भी अंदर मौजूद है। हालांकि क्या वार्ता रहने वाली है वो सामने स्पष्ट करेंगे आकर की क्या वार्ता रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्या लगता है कब तक मीटिंग चलने वाली है, कब तक चलेगी ये? मीटिंग जो है पूरी तरह से आपको बता दें कि वो समाप्त हो चुकी है। डिस्कॉम यहाँ से रवाना हो चुके हैं, एडीजीपी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये वाला समय था कि जब हमने उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास किया कि क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा कि हम पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कर रहे हैं। हमने सवाल यही कहा कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए, आम जनता की सहूलियत के लिए आप बताएं कि क्या वार्ता हुई है जेकेपीडीडी के साथ, क्या आपने उनकी मांगों को जो है वो पूरा है या नजरअंदाज किया है, किस तरह से रखा गया? अनिल, ये बताइए कि जहां पर आप देखिए किस तरह से 350 गांव को ये बिजली आपूर्ति कराने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। सिर्फ 26 फीडर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां सिर्फ 10 स्टेशनों को ही परिचालन के लिए शुरू किया गया है, तो कहीं लोगों को परेशानियां झेलनी तो पड़ रही हैं, लेकिन इस बीच में बीच का रास्ता निकालने की जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, निश्चित तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बीच का जो वार्तालाप थी वो निकालना लाजमी था। हालांकि अल्टीमेटम जो है जेकेपीडीडी की तरफ से वो पहले ही जारी कर दिया गया था, एक हफ्ते का उन्हें वक्त निर्धारित किया गया था, मगर उसके बावजूद भी सरकार ने जो है उनके साथ वार्तालाप नहीं की और उसके बाद ये नतीजा निकला कि वो पूरी तरह से बेड डाउन स्ट्राइक पर पहुंच गए और उसके बाद उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और आम जनता इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरे में डूबती हुई नजर आई है। और पूरी चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बिजली को लेकर सूरत हाल है। लगातार एडीजीपी और साथ ही साथ डिवकॉम जम्मू की बैठक जो है वो इन लोगों के साथ शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि तीसरे दौर की बैठक जब शुरू होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कश्मीर में भी सूरत हाल यही है और पूरी तरह से बिजली की वजह से लोग वहां पर भी परेशान हैं। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में यहां पर बिजली सप्लाई नहीं हो पाई है और श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौनी यहां पर चल रही है और सर्दी के मौसम में बत्ती गुल रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर है यहां पर मरीज, जिन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के अंदर किस तरह से बिजली की वजह से हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ कई इलाकों में बिजली को बहाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी आप देखिए जम्मू और कश्मीर के दोनों संभागों के अंदर आज भी लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि जो मरीज अस्पतालों के अंदर भर्ती है वो ऑक्सीजन की इस वक्त किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां पर काम करना बहुत जरूरी था। कश्मीर से ही हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, क्या कुछ काम किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा अस्पतालों के अंदर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है? अच्छा, जम्मू कश्मीर में हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के उस बेमरा इलाके में। तस्वीरें जरा फिरदौस आपको दिखाएगा कि आज सुबह से जो महकमा पीडीडी के वो मुलाजमीन जिन्हें खदशा है कि महकमा निजीकारी या प्राइवेटाइज करने से न सिर्फ ग्रिड स्टेशन को 50% और जम्मू कश्मीर की जो एम्प्लॉयमेंट पहले जनरेट हुआ करती थी 100 की 100%, उस पर मनफी असर पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी तक जो ये मुलाजमीन यहाँ पे बैठे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर लेवल के आगे से कोई भी सीनियर ऑफिसर जो है उनसे ना ही कम्युनिकेशन हो पाई और ना ही इस हसास मसले को लेकर कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी, जिसकी कई एक वजूहत है। पॉपुलर गवर्नमेंट में अमूमन उस वक्त के महकमा बिजली के वजीर हुआ हिलाल के साथ यहाँ पर संपर्क कर रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सीनियर एडिटर सईद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजम्मुल, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आपके पास आप देखिए इस वक्त हुजूम की तादाद में बिजली के कर्मचारी बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को उन्होंने सरकार के सामने रखा है, एलजी प्रशासन के सामने रखा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह रखा गया कि इंजीनियर्स की जो नियमितीकरण यानी अपनी जॉब को लेकर जो सिक्योरिटी वो चाहते हैं, क्या लगता है कि कोई सहमति बन पाएगी?
देखिए, सरकार के पास 35 से 370 के धाराएं खत्म होने के बाद जो निजी कार्य या प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर्स को लाना था, ये एक प्रोसेस था। लेकिन प्रोसेस में जम्मू कश्मीर में पीडीडी डिपार्टमेंट में ये वो वाइस डिपार्टमेंट होता है जिनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, यानी कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेट, पीडीएल, बर्फबारी हो, यहाँ की हर हो, यहाँ के किसी भी वाक्य को आप देख लीजिए तो 24 घंटे साउथ कश्मीर में बुरहान के डिपार्टमेंट था जिन्हें 6 महीने 24 घंटे बिजली उस वक्त लोगों तक पहुंचाई ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन अचानक क्या हुआ कि आर्मी को आपकी गवर्नेंस नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर आर्मी को। लेकिन तजम्मुल एलजी प्रशासन है ना, गवर्नमेंट तो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन एलजी प्रशासन ने जो कल रात को यहां पर कदम उठाया है जिसमें पूरी तरह से आपने देखा कि सेना को यहां पर किस तरह से मोर्चा संभालने के लिए दिया गया। अब यहां सवाल ये बन रहा है कि जिस तरह से 26 फीडर जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर किस तरह से है सूरत हाल, क्योंकि 10 यहां पर स्टेशनों के अंदर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन कश्मीर के अंदर से क्या अपडेट है? देखिए, आवाज बिल्कुल रुक कर आई, लेकिन जितना मैं आपका सवाल समझ पाया महकमा पीडीडी का जो इज्तिमा है, मुझे नहीं लगता कि के बाद इतना बड़ा धरना पीडीडी के लोग हैं और जिन्हें कहीं न कहीं सप्लाई महंगी हो जाएगी, उसकी कमर्शियल रेट जो है पूरी यूनिट महंगी हो जाएगी, क्योंकि बिजली जनरेट होती है। ये वो वाहिद स्टेट है मुल्क है जहाँ से बिजली जनरेट होती है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शायद तजम्मुल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बिजली के कर्मचारी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि लगातार वो अपनी मांगों को किस तरह से सामने रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कैसे अब आगे के सूरत हाल यहां पर देखने को मिलते हैं, कैसे पूरी स्थिति को यहां पर नियंत्रण में किया जाएगा, क्योंकि यहां सरकार एक तरफ बड़ा दावा पेश कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब मौसम खराब होगा, बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, उस वक्त बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन कितनी दी जाएंगी वो जमीन पर देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं और किश्तवाड़ में भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से बिजली को लेकर पूरी तरह से हालात बने हुए हैं। तो दूसरे राज्यों को बिजली देने वाला किश्तवाड़ भी अब अंधेरे में डूब चुका है और किश्तवाड़ के कई इलाकों में यहां पर बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है और छात्रू, पाडर और बच्चन इलाके के अंदर बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है और किश्तवाड़ शहर में भी बिजली के बगैर यहां लोगों को काफी दिक्कतें अब झेलनी पड़ रही है। पूरी तरह से आप समझिए कि अगर बिजली आपके घर के अंदर नहीं पहुंच रही है तो किस तरह से आप अपना वहां पर गुजारा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता जानती है, जो पिछले 3 दिनों से लगातार जूझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ कुछ इलाकों के अंदर, अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर कई इलाकों के अंदर बिजली को बहाल किया गया है, लेकिन आज भी दूरदराज के इलाकों के अंदर बिजली मुहैया नहीं हो पाई है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ पानी की सप्लाई भी कहीं ना कहीं ठप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पूरा दारोमदार जो है वो बिजली पर निर्भर करता है, बिजली पर ही निर्भर है, जिसकी वजह से अब ये सारा यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय शान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से। अजय, क्या कुछ है वहां पर हालात, क्योंकि लगातार आप देखिए जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल कुछ और ही दिख रहे हैं, लगातार मीटिंगों का दौर भी चल रहा है लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है और किश्तवाड़ जिला जो कि पूरे दूसरे राज्यों को भी बिजली देता है, जम्मू के अंदर भी बिजली, लेकिन उसके बावजूद भी रामबन के अंदर और साथ ही साथ किश्तवाड़ के अंदर अभी तक बिजली मुहैया नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल आशा, देखिए एक तरफ यहाँ पर माइनस टेम्परेचर जा रहा है, सुबह जब हम देखते हैं चारों तरफ कोहरा बिछा होता है, लेकिन जो बिजली की बात है तो बिजली कहीं नजर नहीं आती है। हालांकि टाउन के करीब 4 फीडर हैं, उनको करीब 2-2, 3-3 घंटे के लिए देर शाम को चालू किया गया था और रात के कुछ समय के लिए बिजली तो रही, लेकिन टाउन के बाहर चाहे हम सब डिवीजन छात्रों की बात करें, पाडर की बात करें, नागसिनी की बात करें या जो बोंजो इलाका है उनकी बात करें तो वहां पर अभी भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। तीसरा दिन लगातार जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हालांकि जो एनएचपीसी के यहाँ टेक्निकल स्टाफ है, यहाँ जो रिटायर्ड पीडीडी के एम्प्लॉइज हैं,
या फिर जो शलाका कंपनी है जो यहाँ पर बिजली का काम कर रही है, उनका टेक्निकल स्टाफ तो बुलाया गया है, लेकिन अभी भी कई इलाके, अगर हम ये कहें कि 90% जिला अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है तो गलत नहीं होगा। किश्तवाड़ नगर में भी दिन को लाइट सप्लाई नहीं हो रही है, रात को कुछ घंटों के लिए सप्लाई बेशक हो रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां की इमरजेंसी सप्लाई बहाल कर दी गई है। सबसे बड़ी राहत की बात बेशक ये है, लेकिन कई मरीज अभी भी जो घरों में हैं, कोविड पेशेंट हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अब मजबूर हो गए हैं बाहर का रुख करने के लिए। कोई जनरेटर खरीद रहा है, यहाँ तक कि लोगों के जो मोबाइल्स हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं और कई लोग ऐसे हैं इसमें भी धंधा। कि जहां पर सरकार ने और प्रशासन ने दावा किया था कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, अगर सर्दी शुरू होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे यहां पर बिजली मुहैया कराई जाएगी और पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये काम पहले होगा, लेकिन वहां पर बिजली मुहैया कराने की जगह आप देखिए बिल्कुल यहां खुद ही पूरी तरह से गुल हो चुकी है बिजली। जी बिल्कुल, देखिए जो भी फैसले हो रहे हैं बड़े शहरों में कुछ नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीमित संसाधन है प्रशासन के पास भी। हालांकि सेना की भी मदद ली गई है, वो भी लाइनों को पेट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फॉल्ट कई जगहों पर ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि वो ठीक नहीं हो पाए हैं। और जो बिजली यहाँ से बाहर जा रही वो तो जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। कड़ाके की ठंड है और जो प्रशासन के दावे थे वो कहीं ना कहीं धरे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में इतनी नाराजगी है कि अब वो बाहर भी निकल के नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार बहरी हो गई है, उसके कानों तक उनके दुख दर्द नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिला किश्तवाड़ में जैसे कई बार हम पहले भी खबरें करते रहे हैं कि कई घंटे तक बिजली 132 केवी खराब होने के कारण जाती रही और सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन आशा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सेना और दूसरी एजेंसी की मदद से कहीं ना कहीं बिजली तो रिस्टोर की जा रही है, लेकिन अगर बर्फबारी होती है, खंभे गिरते हैं, तार गिरते हैं, तब क्या स्थिति होगी? इससे भी बदतर हालत वहां पर हो सकती है, जिस पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो किश्तवाड़ से अपडेट दे रहे थे। लगातार आप देखिए कि बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से खामियाजा किस तरह से दूरदराज के इलाकों को भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां पर परिसीमन आयोग की लगातार बैठक जारी है और साथ ही साथ आप देखना यह है कि किस तरह से बैठक वहां पर चल रही है। परिसीमन आयोग की दिल्ली में बैठक जारी है और विधानसभा सीटों पर आयोग के फैसले का इंतजार अब हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बैठक में हिस्सा ले रही है और साथ ही साथ आयोग के फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले यहां पर परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण में भी पूरी तरह से बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए यहां जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासत के आधार पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से विधानसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए अब यहां फैसला देखने को मिल सकता है, जिसका पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश की जनता पूरी तरह यहां इंतजार करती हुई नजर आ रही थी। अब देखना यह होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ सामने रखा गया है, क्योंकि बैठक के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद है, जुगल किशोर शर्मा, फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन। अब इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ही, जहां पर यह परिसीमन आयोग की बैठक चल रही है, उज्जवल जुड़ चुके हैं। उज्जवल, क्या कुछ अपडेट है, क्या चल रहा है वहां पर बैठक में? जी बिल्कुल ठीक। देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बड़ी बेसब्री से इस बैठक के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय बाहर निकल के आता है। अगर देखिए अभी की हम बात करें तो अभी हम दिल्ली के अशोका होटल के बाहर मौजूद हैं और यहीं पर ही देखिए इसी होटल के अंदर जो है वो आयोग की बैठक जो है देखिए 11:30 बजे के आसपास जो है वो ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन देखिए किसी कारणवश 10 मिनट की देरी के बाद ये बैठक शुरू हुई है। और सबसे आखिरी में देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, उसके बाद देखिए फारूक अब्दुल्ला जो थे वो बिल्कुल आखिरी में पहुंचे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हुई है। देखिए इस बैठक के कई ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे जनता की, जम्मू कश्मीर की जनता की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जो नजर है इस बैठक पर लगी हुई है। हालांकि देखिए इस बैठक की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो राजनीति गलियारों में सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं, क्योंकि बयानबाजी जो है वो बहुत तेजी से होने लगी है। अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे तो देखिए महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उनको आयोग की जो ये बैठक हो रही है इस पर पूरी तरीके से भरोसा ही नहीं है, ये बीजेपी का एक एजेंडा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को आपस में लड़ाने के लिए परिसीमन की जो बैठक है उसका
आयोजन कर रही है और कहीं ना कहीं लगातार अटकलें जो जम्मू बैठक है, कश्मीर के अंदर यह भी लगाई जा रही है कि एक सीट यहां पर बढ़ सकती है, जो कि जिला उधमपुर के अंदर है, और पूरी तरह से वहां पर कैसे सहमति बनेगी इस पर नजर कहीं ना कहीं टिकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बैठक के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, जो पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए जिस तरीके से अब यही बैठक का जो क्या एजेंडा रहेगा वो बाहर आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि देखिए अगर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने जाते वक्त मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि वो बाहर आकर मीडिया से जरूर बातचीत करेंगे। बाकी अगर हाल ही दूसरे नेताओं की बात करें तो देखिए दूसरे नेता जो है वो मीडिया से थोड़ा कतराते हुए अंदर गए, लेकिन अगर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अंदर क्या एजेंडा रहेगा, अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या निर्णय निकल के आया है, ये तमाम चीजों पर वो बाहर मीडिया से आकर बातचीत करेंगे। देखिए बहुत मुमकिन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो कुछ ही क्षण में देखिए बाहर आ सकते हैं। तकरीबन सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है उसके हिसाब से 1 से 1.5 बजे का समय है। हो सकता है कि ये बैठक जो है 1 से 1.5 बजे के बीच के अंदर जो है वो खत्म हो सकते हैं। उसके बाद अंदर क्या सारी चीजें हुई है, किस एजेंडे पर बातचीत हुई है, क्या क्या एजेंडा अंदर रहा है, वो तमाम चीजें बाहर निकल कर आएंगी जब क्योंकि जिला उधमपुर के अंदर रामनगर, चनैनी और उधमपुर ये 3 यहां पर सीटें हैं, लेकिन एक सीट बढ़ने की उम्मीद लगातार उज्जवल जो है वो जताई जा रही है। और अब देखना ये होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ सामने रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो जम्मू से मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों को वहां पर बुलाया गया है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से सूरत हाल जानना बहुत जरूरी था। और फिलहाल आपने देखा कि उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हालात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से देखने को मिले हैं। अशोका होटल के अंदर ये पूरी बैठक चल रही है, और साथ ही साथ यहां पर उज्जवल सवाल ये है कि लगातार कितने समय तक बैठक और चल सकती है। जो सराह आप भी कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय के बाद ये लोग बाहर आ सकते हैं और उसके बाद बयानबाजी यहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। देखिए अगर हम बात करेंगे कितने समय में ये बैठक खत्म हो सकती है, तो देखिए जैसे अंदर सूत्र है उनके हवाले से जो खबर बाहर निकलकर सामने आ रही है, बहुत मुमकिन है देखिए कि 1 से 1.5 बजे का समय है, ये बैठक समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर इससे पहले जो बैठक हुई थी वो देखिए दिल्ली में हुई थी, और वो तकरीबन फरवरी में हुई थी, और 5 से 6 घंटे के आसपास वो बैठक चली थी। हालांकि अगर इस बैठक की बात करें तो ये बहुत जल्दी समाप्त होने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये कितनी देर तक समाप्त होती है, कब तक जो तमाम नेता हैं वो बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरे देश की जो नजरें हैं वो इस बैठक पे लगी हुई है कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या नीतियां बनाई जाती हैं। चलिए उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए थे अशोका होटल के बाहर से, जो दिल्ली से पूरी तरह से जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे आयोग यहां पर मीटिंग कर रहा है, और कई हमारे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से अपनी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो अटकलें लगाई जा रही है कि एक सीट में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो कौन सी रहने वाली है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद ये सारी जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर काम चल रहा है, क्योंकि नए राजमार्ग के निर्माण की होड़ में यहां पुराने हाईवे की अनदेखी का पूरी तरह से काम देखा गया है। अनदेखी वहां पर हो रही है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। नासरी बटोत मार्ग वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, और सड़क की मरम्मत के लिए संबंधित एजेंसियों ने भी अब यहां आंखें मूंद ली है, और कई हादसों का सबब बन चुका है ये टूटा फूटा हुआ मार्ग। और पूरी तरह पहले भी आपने देखा कि सड़क हादसे किस तरह से रामबन के अंदर पेश आए थे, और साथ ही आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से रामसू इलाके के अंदर नासरी टनल के आसपास कई बार ऐसे सड़क हादसे यहां पर देखने को मिले हैं। और उसके बाद अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनियां जारी की जाती हैं, जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो उस वक्त भी सड़क पर कई तरह के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आखिर क्यों यहां नेशनल हाईवे की तरफ से काम नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल है। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसके बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए कहा नहीं गया, या आखिर किस वजह से ये देरी यहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बटोत और नाशी के बीच का एक स्ट्रेच है जो बीकन के पास में है, ग्रीफ के पास में है। इस एरिया की जहां तक हम बात करें, लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ध्यान न देने की वजह यह है कि देखिए पहले तमाम तरह की गाड़ियां इसी सड़क पर से चलकर आती थी, लेकिन जब से चनैनी नासरी को मोटरेबल बनाया गया, जो टनल है उसमें से गाड़ियां चलती है, तो ऊपर के एरिया की तरफ तवज्जो जो है ध्यान देना कम हो गया बीकन की तरफ से। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि डोडा और बटोत के बीच के एरिया को तो बिल्कुल बेहतर बनाया गया था, वहां पे जहां जरूरत थी वहां पे पॉट होल का काम किया, लेकिन ये बटोत और नासरी के बीच को इस तरह से ही रहने दिया। कहीं न कहीं पिछले दिनों हमने देखा कि बग्गू नाला के मकाम पर एक सड़क एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक शख्स की जान जो है जाया हो गई। तो कहीं न कहीं मैं ये चीज कहूंगा कि बीकर हुकाम जहां एक तरफ तवज्जो तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसी चीजें हैं, बग्गू नाला को हम देखें, छाम्पा को देखें, नासरी से जब बटोत की तरफ हम निकलते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स रहती है।
और ये कहें कि ये छोटी मोटी रोड नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जब जम्मू की तरफ निकलते हैं, फिर कश्मीर की तरफ निकलते हैं, तो वो इसी सड़क पर से होके आते हैं। और दूसरी तरफ पट्टी टॉप और सनासर अगर जाना है, चाहे वो बानीहाल के लोग हो, रामगढ़ के लोग हो, नदीम, क्या बीकन के किसी अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, बीकन हुकाम का ये कहना है जनाब हम तो कर रहे हैं, लेकिन कब काम मुकम्मल होगा, क्योंकि देखिए पट्टी टॉप और सनासर जहां बर्फबारी होगी तो टूरिस्ट का वहां आना होगा, और जब उनका वहां आना होगा तो अगर रोड फैसिलिटी आपके पास बेहतर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो वो वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। जो वहां जाना पसंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जरूरत अब इस बात की है कि जनाब रोड बेहतर बना दे। जब रोड बेहतर होगी मुसाफिर को भी आने जाने में परेशानी नहीं होगी। टूरिस्ट का पट्टी टॉप और सनासर जो बर्फ देखने के लिए जाना है वो भी ज्यादा होगा, और जब लोग वहां ज्यादा तादाद में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जो है फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बीकन की तरफ से ये काम किया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा टूरिस्ट की तरफ से, लेकिन अगर यहां पूरी तरह से रास्ता खराब है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसकी ओर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। एसडीएम आरएसपुरा रामलाल ने आज यहां मीरा साहिब स्थित पावर ग्रिड स्टेशन का दौरा किया है, वहां पर बिजली सप्लाई की समीक्षा की, और इस अवसर पर एसडीएम आरएसपुरा ने कहा कि सेना ग्रिड स्टेशन में काम संभाल रही है और बिजली की सप्लाई को बहाल करने की कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बिजली की लाइनें खराब हैं वहां पर सेना मरम्मत कार्य में जुट गई है और जल्द ही प्रभावित इलाकों में भी बिजली सप्लाई कर दी जाएगी। और एसडीएम ने यह भी बताया है कि बिजली से जिला इलाकों में पानी की पूरी तरह से सप्लाई प्रभावित हुई है, वहां पर भी टैंकरों के माध्यम से यहां पानी की आपूर्ति की जा रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।